तो इस वीडियो में जो है हम भाषा प्रथम हिंदी के जो है शिक्षण विधियां देखेंगे। क्या देखेंगे? शिक्षण विधियां देखेंगे। और एक बात और क्लियर कर देता हूं, ये जो है कलाम द्वारा जो पिछले संडे को आयोजित टेस्ट था, माइनर टेस्ट नंबर 8, वो टेस्ट है। और इसमें जो है कुल 45 प्रश्न आए हिंदी के, क्योंकि ये टॉपिक वाइज होता है। और 45 के 45 क्वेश्चन आपके किसके हैं? शिक्षण विधियों के। तो इसको हम 2 क्लासों में देखेंगे। और एक बात और आप देखना कि मैंने अभी तक जितनी भी हिंदी की क्लासें ली है ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है। तो आप अपना जो स्कोर है, मैं जो है 23 क्वेश्चन कराऊंगा, अपना स्कोर जरूर बताना और पता चलेगा आपने मेरी क्लासेस कितनी अच्छे से देखी है। और मैं गारंटी देता हूं कि अच्छे खासे क्वेश्चन आपके जो है मैं जो पढ़ा रहा हूं उन चीजों में से आपके जो पात्रता परीक्षा है उसमें आएंगे। ठीक है, तो माइनर टेस्ट 8 को देखेंगे अपन। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक जो है कक्षा में कविता के वाचन का जो है वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है? यह क्वेश्चन जो है अपनी क्लासेज में आ चुका। अपना उत्तर सोच लेना कि एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। ठीक है, पहले की क्लास में अपना आया हुआ क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, अभिव्यक्ति। ठीक है, कविता के वाचन के पाठ का आयोजन कर रहा है। वाचन मतलब बोलना, मतलब वो कविता बोलने का जो है क्या करवा रहा है? पाठ का आयोजन करवा रहा है। तो इससे आपकी अभिव्यक्ति यानी कि बोलने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अर्थ ग्रहण का इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 नंबर की तरफ आप सब जा सकते थे, लेकिन उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 अपनी क्लासेस में से आया हुआ क्वेश्चन है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दूसरा भी अपनी क्लासेस में से है। साइलेंट रीडिंग, साइलेंट रीडिंग को हिंदी में कहते हैं मौन वाचन। क्या कहते हैं? मौन वाचन किसकी रचना है? ठीक है, साइलेंट रीडिंग जो एक पुस्तक है वो किसकी रचना है? क्वेश्चन जो है मैंने 1 लाइनर करवाए हैं और बहुत सारी क्लासेस भी ली हैं, उनमें से ही ये क्वेश्चन है। तो अपना उत्तर सोच लें। इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4, ब्राइन। ठीक है, साइलेंट रीडिंग जो है वो किसकी रचना है? ब्राइन की है। साइलेंट जो रीडिंग है उसका हिंदी अगर अनुवाद करें तो होता है मौन वाचन, जो मन ही मन पढ़ते हैं ना अपन, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? मतलब मौन वाचन में जो कुछ पढ़ते हैं या सीखते हैं उसका मूल्यांकन जो है आपका किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? टोटल 23 क्वेश्चन होंगे और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हुए। और मैंने जो है आपको बहुत सारी क्लासें, लगभग 13-14 क्लासें करवा दी है, जिसमें हिंदी और उसकी शिक्षण विधियां शामिल है। उनमें से सारे क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। और 1 लाइनर के 2 भाग करवाए मैंने, जिसमें जो है पूरा निचोड़ निकाला हुआ है कि कौन से हिंदी शिक्षण विधियों से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो, मौन वाचन से अगर कोई चीज सीख रहे हैं उसके मूल्यांकन के लिए जो है अपन बहुविकल्प परीक्षा का भी आयोजन कर सकते हैं, सत्य असत्य परीक्षा का भी आयोजन कर सकते हैं, पूर्ति परीक्षा का भी आयोजन कर सकते हैं। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों। मतलब आप मौन वाचन का मूल्यांकन का मतलब है आप जो मन पढ़कर कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसका जो मूल्यांकन है कि उस पर जो मौन वाचन से आपने कितना कुछ सीखा, उसका मूल्यांकन आप जो है बहुविकल्प, सत्य असत्य, पूर्ति परीक्षा किसी से भी कर सकते हो। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मातृभाषा शिक्षण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपको पता ही है जो आपकी एनईपी 2020 है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, नई शिक्षा नीति, उसमें मातृ शिक्षा पर जो है ज्यादा जोर दिया गया है। और एनईपी आपके सिलेबस में भी है, तो ये क्वेश्चन बनने के चांस भी रहते हैं कि मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे। ठीक है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस जो है पद्धति को अपनाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो आप। उत्तर अपना सोच लेना। उत्तर होगा इसका खेल पद्धति। किसको? खेल पद्धति को। मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु आप जो है खेल पद्धति को अपनाएंगे। खेल पद्धति के जो आपके फाउंडर या फिर हम कह सकते हैं जो प्रतिपादक हैं, उनका नाम ध्यान रख लेना। लास्ट में उनके कुक लिखा हुआ आएगा। इंग्लैंड के क्रिकेट टीम के कप्तान होते थे कभी एलिस्टर कुक, तो उस कुक से ध्यान रख लेना खेल। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? खेल पद्धति। खेल पद्धति में क्या होता है? मातृभाषा शिक्षण को में जो है मौखिक अभिव्यक्ति हेतु जो है इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निरंतर मौन वाचन से कौन सा दोष आ जाता है? निरंतर मौन वाचन, मौन वाचन मतलब एक प्रकार से जो होता है ना, मन ही मन पढ़ना, मन ही मन पढ़ना। तो निरंतर अगर हम मौन वाचन कर रहे हैं, कोई चीज को मन ही मन पढ़ रहे हैं, तो उससे किस प्रकार का दोष आ सकता है? जल्दी से अपना उत्तर सोच लें। तो देखो, मौन वाचन से जो है आपका जो है कौन सा आ सकता है? तो उच्चारण संबंधी दोष। अगर हम बहुत जो है
सालों तक मौन ही वाचन कर रहे हैं, कोई चीज को पढ़ नहीं रहे, मौन वाचन निरंतर चल रहा है अपना, यानी कि मन ही मन कोई चीज पढ़ रहे हैं, तो उससे अपने उच्चारण संबंधी दोष का उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो चीज नहीं लगे वो आप नोट कर ले। ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो अपनी क्लासेज में से ही है। उम्मीद है कि आपका स्कोर 23 में से जो है 20 प्लस रहेगा, 23 में से 20 प्लस आराम से रह सकता है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन अपन ने पहले कवर कर रखे हैं अलग अलग क्लासेज में, ठीक है। और ये माइनर टेस्ट 8 है, ध्यान रखना, जो कलाम द्वारा आयोजित हुआ था पिछले संडे को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि क्वेश्चन नंबर 6, लिखित कार्य में त्रुटियों का प्रकार होता है। जो लिखित कार्य होते हैं, मतलब जो लिखने जो भी चीज हम लिख कर करते हैं वो लिखित कार्य है, उसमें त्रुटियों का प्रकार किस प्रकार का होता है। सबसे पहले व्याकरणों के नियम से संबंधित दोष, बिल्कुल व्याकरण के नियमों से संबंधित जो है त्रुटि हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। किसी जो है वाक्य को उल्टा सीधा लिख देते हैं, पहला जो है उसका स्टेप जो है बीच में लिख देते हैं, बीच वाला लास्ट में लिख देते हैं, लास्ट वाला पहले लिख देते हैं, तो ये व्याकरण संबंधी दोष हो सकते हैं। कहीं जो है हम वचन का गलत उपयोग कर लेते हैं, कहीं जो है काल का गलत उपयोग कर लेते हैं। फिर विराम चिन्हों का गलत प्रयोग, विराम चिन्ह में बहुत बता चुका आपको, जैसे ये जो है आपका क्या कहते हैं, इसको त्रुटि पूरक चिन्ह कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह, या फिर इसको कहते हैं हंस पद, क्या कहते हैं, हंस पद। ऐसे जो है विराम चिन्ह कहाँ जो है फुल जो है आपका क्या आएगा, जो है विराम चिन्ह आएगा, कहाँ अल्प विराम आएगा, कहाँ अर्ध विराम आएगा, ये सारा का सारा जो है ये भी त्रुटि आपके लिखित कार्य में हो सकती है। फिर मात्रा व वर्ण संबंधी अशुद्धियां, तो ये भी हो सकती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सातवां क्वेश्चन बोल रहा है, प्रारंभ में कक्षा के बालक बालिकाओं के लिए किसकी नितांत आवश्यकता होती है। तो देखो गंभीर चिंतन है आपका, ये होता है मौन वाचन का प्रकार। किसका, मौन वाचन का। मौन वाचन मतलब मन ही मन पढ़ना, ठीक है। फिर आता है द्रुत वाचन, द्रुत वाचन भी होता है जो है मन में तेजी से पढ़ना, मन में तेजी से पढ़ना, तो ये भी मौन वाचन का ही भाग हो गया, मन में तेजी से पढ़ना होता है द्रुत वाचन। और ध्यान रखना जो आपका ये मौन वाचन होता है ना, ये आपकी जो है ना जो है उच्चतर कक्षाएं होती है उनके लिए होता है। कौन सी कक्षाओं के लिए, उच्चतर कक्षाएं, या फिर हम कह सकते हैं माध्यमिक कक्षाओं के लिए होता है। किसके लिए, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए मौन वाचन होता है। छोटी क्लासेस यानी कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए जो है मौन वाचन नहीं होता, मौन वाचन प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं होता है। ध्यान रखना कौन सी कक्षाओं के लिए होता है, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक। यहां बोल रहा प्रारंभ में कक्षा के, तो प्रारंभ में आपको पता है मौन वाचन नहीं होता है, इसका मतलब गंभीर वाचन भी नहीं होगा और द्रुत वाचन भी नहीं होगा, क्योंकि गंभीर वाचन भी मौन वाचन की श्रेणी में और द्रुत वाचन भी मन में तेजी से पढ़ना यानी कि तेजी से मौन वाचन करना, तो ये दोनों नहीं होंगे। बात यहां पर जो है विद्यालय शिक्षा है, तो इसका भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा नितांत आवश्यकता आपका सहस्वर वाचन की। सहस्वर वाचन क्या होता है कि एकदम जो है अच्छे से जोर से बोलते हैं ना, कैसे कबूतर, ऐसे जोर से बोलते हैं, तो वो होता है सहस्वर वाचन। तो प्रारंभिक कक्षाओं में सहस्वर वाचन की जो है सबसे ज्यादा आवश्यकताएं होती है। अपन देखते होंगे जो 5वीं क्लास तक के बच्चे हैं उनको जो है स्कूल में जो है लास्ट में क्या करवाते हैं, जो मतलब आप जो बारखड़ी वगैरह या जो है आपके जो वर्णमाला है वो बुलाते हैं। जैसे 2 बच्चों को खड़ा कर दिया, बोलते हैं कैसे कबूतर, तो पीछे पूरी की पूरी जो है आपकी जो क्लासेज होती है जो बच्चे बैठे रहते हैं वो बोलते हैं कैसे कबूतर, जोर जोर से। यही होता है आपका सहस्वर वाचन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन बोल रहा है, शिक्षक बालकों को गद्यांश शुद्ध पढ़कर बताता है तथा बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, वापस देखो, एक शिक्षक जो है बालकों को कोई गद्यांश या पाठ है उसको शुद्ध पढ़कर बताता है एकदम अच्छे तरीके से, जोर जोर से। अब बालक उसका प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे। तो देखो संवेद वाचन कहेंगे, बिल्कुल नहीं। संवेद वाचन तो बहुत सारे एक साथ पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं सहस्वर वाचन। अभी बता चुका मैं, पठन वाचन भी नहीं होगा। पठन वाचन तो है हम जो छात्र स्वयं जो है पढ़ पढ़ कर जो है जोर जोर से बोलते हैं, तो इसको कहते हैं आदर्श वाचन। ध्यान रखना, आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, अध्यापक द्वारा, अध्यापक जिसको शिक्षक भी कहते हैं। ठीक है, सहस्वर वाचन किसके द्वारा किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, वो गद्यांश को शुद्ध पढ़कर सुनाता है और बालक प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इसको कहते हैं आदर्श वाचन की स्थिति। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, किसी आदर्श लिखावट का जैसे का तैसा अनुकरण करना क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने लिख दिया जो है मैले, ठीक है, दूसरा लिख दिया खरगोश, ऐसे लिख दिया। ठीक है, और बालक इसको वापस जो है नीचे लिख रहा है कैमले खरगोश, मतलब जो एक आदर्श लिखावट है
उसको जैसे का तैसा अनुकरण करके यानी कि नकल करके लिखना, ये क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं अनुलेख। अनुलेख मतलब अनुकरण कर रहा है वो, ठीक है। जो आप जो है एक शिक्षक जो है लाइन लिख के दे रहा है या कोई शब्द लिख के दे रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है, तो इसको कहते हैं अनुलेख। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है माध्यमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना। माध्यमिक स्तर मतलब 10th क्लास तक का स्तर। कौन से क्लास तक का? 10th क्लास तक का। तो देखो, निम्न में से कौन सा उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सबसे पहले बालकों को व्याकरण के नियमों से परिचित करना, बिल्कुल 10वीं तक जो है बालकों को व्याकरण के जो ज्ञान है उससे परिचित करवा देना चाहिए। फिर लिपि का ज्ञान, ये नहीं है। लिपि का ज्ञान मतलब हो गया कि पूरी जो है अपनी देवनागरी लिपि है उसका ज्ञान होना, तो ये होता है आपका उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए। कौन सी कक्षाओं के लिए? जब आप हिंदी साहित्य आपके जो है एक सब्जेक्ट के रूप में हो ना, उसमें ये ज्यादा काम आता है। माध्यमिक शिक्षा तक लिपि का ज्ञान होना जरूरी नहीं होता। तो ध्यान रखना, उत्तर जो है हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य जो है माध्यमिक स्तर से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। शब्द भंडार, लोकोक्ति, मुहावरे आदि के भंडार में वृद्धि करना, बिल्कुल। बालकों में सौंदर्य अनुभूति व भावानुभूति की क्षमता विकसित करना, तो ये भी होता है। इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, नोट कर सकते हो आप इसको। तो उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 11। और 11वां क्वेश्चन तो मैंने इसी क्लास में आपको बता दिया पहले, अब आपको खुद को बताने की मौन वाचन के भेद कौन से हैं। तो ऊपर एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने बताया था गंभीर वाचन भी क्या होता है, मौन वाचन होता है, और द्रुत वाचन भी क्या होता है, मौन वाचन होता है। और मौन वाचन किस प्रकार का होता है ये? इसमें क्या कहते हैं, मन ही मन तेज गति से पढ़ते हैं, मन ही मन तेज गति से पढ़ते हैं, तेज गति से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, मौन वाचन। तो उत्तर हो जाएगा आपका 1 व 2 दोनों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अपन पहले इस पर चर्चा कर चुके। अगला क्वेश्चन देखो, अब मैं आपके लिए जो एक और बता दूं कि अपने जो है लगभग जो है 94,000 सब्सक्राइबर हो गए। कितने हो गए? लगभग 94,000। और अपन जो वैसे 26 जनवरी तक मान के चल रहे थे कि 26 जनवरी तक अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1 लाख। लेकिन आप सभी के जो है सपोर्ट से जो अपन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 20 जनवरी, ठीक है, क्योंकि अपने को जो है चैलेंज स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए, तो 20 जनवरी तक अपन 1 लाख सब्सक्राइबर जो है हिट करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। जो भी नॉन सब्सक्राइबर है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और फिर भी क्लासेस डेली देखते हैं, लगभग आपके 60% स्टूडेंट ऐसे हैं जो डेली क्लासेस देखते हैं लेकिन जो है सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। तो वो सब्सक्राइब करें। 20 जनवरी तक अपने 1 लाख का टारगेट है, और उस पर जो है आपको एक अच्छा ऑफर भी मिलेगा टेस्ट सीरीज के रूप में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप अपने जितने भी दोस्त हैं जो रीट से जुड़े हुए हैं, जो बीएड कर रहे हैं, जो बीएसटीसी कर रहे हैं, उनको शेयर करें। अभी जो है नीचे शेयर का बटन पर क्लिक करें, व्हाट्सएप पर भेजें कि ये क्लासेस आप देखें एक रिवीजन के तौर पर, ठीक है। और सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि रीट वैसे भी जो है कंपटीशन नहीं बढ़ने वाला रीट से, क्योंकि रीट एक पात्रता परीक्षा है। इसमें आप जो है पास वाले का भी भला कर सकते हो, क्योंकि आपको एक निश्चित नंबर क्रॉस करने हैं, तो उससे आपका जो है पीछे नहीं हो जाओगे। तो सबको शेयर जरूर करें, और 20 जनवरी तक अपन 1 लाख का टारगेट अचीव करें, ये अपन जो है मानकर चलते हैं। फिर अपना क्वेश्चन नंबर जो है 12, ये क्वेश्चन भी आपका जो है अपनी वन लाइनर से जो है क्लियर हो रहा है कि भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है। जो भाषा शिक्षण की सूत्र विधि है उसका मूल स्रोत जो है वो कौन सी जो है भाषा है, तो सूत्र विधि जो है आपकी संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। तो जो आपकी जो भाषा शिक्षण की आपको पता है कि जो है सूत्र विधि कहां से उत्पन्न हुई है, संस्कृत भाषा से। अगला क्वेश्चन नंबर 13, बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है। अब एक बात और मैं बता देता हूं, यहां उपयुक्त तीनों देखते आप जल्दी से भागोगे और उपयुक्त तीनों पर उत्तर मार के जो है रिलैक्स हो जाओगे कि यह तो अपना सही है ही, क्योंकि उपयुक्त सभी तो हमेशा ही सही होता है। तो ये जरूरी नहीं होता कि उपयुक्त सभी हमेशा ही सही हो, क्योंकि आप कोई 11वीं 12वीं या 10वीं क्लास के पेपर नहीं दे रहे, आप एक कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, और जो आपका एग्जामिनर होता है, जो पेपर बनाने वाला होता है ना, वो इसी चीज से खेलता है आपके। तो बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है, तो बालकों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वह अनुकरण की। अनुकरण मतलब देख कर सीखना। क्या करना? देख कर सीखना। कि जो है मेरे घर में जो है एक छोटा बालक है 4-5 साल का या 2-3 साल का, वो देखेगा कि बड़े कैसे क्या कर रहे हैं, वैसा ही वो करने की कोशिश करेगा। तो देख कर सीखना यानी अनुकरण की प्रवृत्ति जो है बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, बाकी सीखने की और खेलने की प्रवृत्ति स्वाभाविक नहीं है, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14,
14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भाव पक्ष व कला पक्ष का विवेचन किस विधि से किया जाता है? भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का, भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का विवेचन किस विधि से किया जाता है? तो डायरेक्ट याद रखना, इसका उत्तर हो जाएगा आपका समीक्षा प्रणाली। ठीक है, तुलना विधि में दो अलग अलग जो सब्जेक्ट होते हैं उनकी क्या सब्जेक्ट मतलब दो अलग अलग पढ़ने जो आपके शीर्षक या टॉपिक होते हैं उनकी क्या की जाती है? तुलना की जाती है। ठीक है, तो ये आपको जो ध्यान रखना है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली जो है भाव पक्ष और कला पक्ष का विवेचन जो है करने वाली विधि है। ध्यान एक बात का रखना, कोई चीज नहीं लगे तो उसको नोट कर लेना अपने नोट्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है? क्या है? आगमन विधि का नहीं है। अब ध्यान रखना, आगमन विधि जो है ना, आगमन होती है आपकी, देखो मैं बता देता हूं कौन कौन सा आगमन से रिलेटेड है। मूर्त से अमूर्त, ये आपका आगमन का है। किसका है? आगमन का। ठीक है, दूसरा आपका स्थूल से सूक्ष्म, ये किसका है? आगमन का है, बिल्कुल। फिर निश्चित से अनिश्चित की ओर, ये नहीं है, ये आपका है निगमन विधि का। कौन सी विधि का? निगमन विधि का। ज्ञात से अज्ञात, ये किसका है? आगमन का। किसका है? आगमन का। तो उत्तर तो आपके सामने तीसरा है। यहां से क्या चीज देखने को मिली आपको कि इनका उल्टा कर दो आप, जैसे अमूर्त से मूर्त कर दो, अमूर्त से मूर्त, तो अमूर्त से मूर्त करोगे तो ये किसका हो जाएगा? फिर निगमन का। उल्टा करते ही सारे चेंज हो जाते हैं, ये निगमन का। यहां स्थूल से सूक्ष्म है तो सूक्ष्म से स्थूल कर दो, क्या कर दो? सूक्ष्म से स्थूल कर दो, और सूक्ष्म से स्थूल करते ये किसका हो जाएगा? निगमन का हो जाएगा। ठीक है, यह निश्चित से अनिश्चित है, इसको भी उल्टा कर दो, अनिश्चित से निश्चित कर दो, अनिश्चित से निश्चित, तो ये किसका हो जाएगा? तो ये निगमन का है, तो ये हो जाएगा आगमन का। ठीक है, और बचा क्या? ज्ञात से अज्ञात, ये आगमन का है, तो अज्ञात से ज्ञात किसका होगा? अज्ञात से ज्ञात किसका होगा? निगमन का होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, नोट करो तो नोट कर सकते हो, बाकी हर जो है शिक्षण विधि की बुक में ये होता है, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी शिक्षण से रिलेटेड जो है, रीड से रिलेटेड कोई भी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़े, वहां पर आपको जो है न्यूज भी मिलती रहती है, और जो है आप जो भी आपके मटेरियल चाहिए वो भी मिलता रहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन बोल रहा है किस प्रणाली में अध्यापक बच्चों को पहले व्याकरण के नियम सिखाता है और फिर उदाहरण देकर नियम को स्पष्ट करता है? कुल मिला के इसको कहते हैं नियम से उदाहरण। क्या कहते हैं? नियम से उदाहरण। और नियम से उदाहरण जो है आपका कौन सी विधि का है? निगमन विधि का। बात करें आगमन विधि का, तो आगमन विधि है उदाहरण से नियम। ध्यान रखना, नियम से उदाहरण, नी से निगमन, उदाहरण ये ए जैसा बन रहा है, ऐसे आगमन। ठीक है, उदाहरण से नियम आगमन और नियम से उदाहरण है निगमन। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके प्रारंभ में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? ठीक है, क्या व्याकरण के नियम बनाना, नियमित ज्ञान, व्याकरण के सूत्र या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान? तो ध्यान रखना, प्रारंभ में जो है ना वो व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान सिखाना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रारंभ में सबसे पहले व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान समझाना चाहिए, उसके बाद में जो है सूत्र वगैरह सिखाने चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कक्षा अभिनय किस शिक्षण की विधि है? देखो कक्षा अभिनय किन दो शब्दों से बना है? कक्षा प्लस अभिनय। और अभिनय अपन जो है किसको कहते हैं? कोई नाटक होता है उसको तो कहते हैं, कला को, नाटक की कला होती है उसको अभिनय कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 नाटक शिक्षण। ठीक है, कक्षा अभिनय विधि जो है नाटक शिक्षण की विधि है। क्वेश्चन नंबर 19 और 19वां क्वेश्चन जो है मैं आपको करवा चुका, आप जो है उत्तर सोच लेना। 23 में से कितने सही हुए ये बताना भी जो है आपका अभी बाकी है। संश्लेषण विधि जो है आपकी सिखाने की प्रक्रिया है। संश्लेषण विधि जो है आपकी क्या सिखाने की प्रक्रिया है? तो देखो संश्लेषण विधि में सबसे पहले आप क्या सिखाओगे? संश्लेषण विधि में सबसे पहले वर्ण से शब्द बनाना सिखाओगे, शब्द से वाक्य बनाना सिखाओगे। और बात करें विश्लेषण विधि की, विश्लेषण मतलब कोई चीज को छोटे छोटे भाग में बांटकर विश्लेषण करना। तो इसमें हम जो है पहले वाक्य और वाक्य से शब्द और शब्द से जो है वर्ण सीखते हैं, ये उल्टी होती है, ध्यान रखना। ये विश्लेषण और ये संश्लेषण। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन बोल रहा है कि किसके अनुसार, यानी कथन है वो किसका है वो बताना है, शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों की व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। पाठ योजना के बारे में कहा गया है कि शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों की व्यवहारिक रूप का आलेख ही पाठ योजना है। और यह बात आपकी कही हुई है डेविज की, ध्यान रखना। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 डेविज। अगला क्वेश्चन नंबर 21। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है
भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या काई भर है और अशिक्षितों की अपार जलराशि है, यह कथन किसका है? दोबारा देखो, भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या काई भर है यानी कि बहुत थोड़ी है, और अशिक्षकों की अपार जलराशि है यानी कि अशिक्षक बहुत सारे हैं, यह कथन किसका है? तो यह था एनी बिसेंट का। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन जो है ये इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है ग्राह्यात्मक कौशल कौन से हैं? बार बार कम से कम 3 बार बता चुका, LSRW याद रखना है। L से लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना, ठीक है। S से स्पीकिंग, स्पीकिंग मतलब बोलना, ठीक है। R से रीडिंग, रीडिंग मतलब क्या हो गया? पढ़ना। और W से राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। ये चीजें अपन जो है कई बार पढ़ चुके हैं। ये क्या है? आपका भाषा का स्वाभाविक क्रम है। किसका? भाषा का स्वाभाविक क्रम। इसमें से जो आपका पहला और तीसरा है ये होते हैं आपके क्या होते हैं? पहला और जो तीसरा होते हैं ये होते हैं आपके क्या होते हैं? जो है पढ़ना और सुनना, ये जो होते हैं आपके गायात्मक, क्या होते हैं? गायात्मक या ग्रहणात्मक कौशल, ठीक है। और दूसरा और चौथा ये होते हैं आपके अभिव्यक्तात्मक। तो उत्तर पूछा है कि जो है आपका गायात्मक कौन सा होगा? तो सुनना और पढ़ना। और सुनना और पढ़ना को क्या कहते हैं? पठन, पढ़ने को पठन और सुनना को श्रवण। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 और आज का लास्ट क्वेश्चन, पाठ योजना में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम है। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। पाठ योजना में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तावना। उत्प्रेरणात्मक मतलब जो है उस पाठ को पढ़ने में, उस पाठ को पढ़ने में जो जिज्ञासा उत्पन्न करे। तो जिज्ञासा कौन उत्पन्न करेगा? उसकी प्रस्तावना। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आप